जिन बच्चों को केवल और केवल 2024 बोर्ड एग्जाम में पास होना है वो अभी यहाँ से चले जाएं, इस वीडियो को यहीं पर लीव करें, स्टॉप करें और चले जाएं, क्योंकि मेरे पास वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनका टारगेट बड़ा होता है, जिनका टारगेट होता है टॉप करने का, 90+ स्कोर करने का, 85+ स्कोर करने का। मेरे पास वही बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक आप बड़ा कर कैसे पाओगे। आपने अगर पास होने का ही जो है उद्देश्य बना करके रखा हुआ है तो केवल आप पास ही कर पाओगे, हो सकता है फेल भी हो जाओ। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, जब आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा कर पाओगे, हमारा यही कहना है आपसे। और टॉप कब करोगे? जब आप 2022 और 2023 के सेट्स को कर लोगे। मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। 2022 और 2023 के अगर सेट कर लेते हैं तो 101% आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। ये मैं कैसे बताऊँ आपको, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका भी मैं जो है अगर कुछ होता तो मैं उसको प्रमाण भी दे सकता था, आप केवल इसको करके देखिए, देख लेना 2024 बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कमेंट आकर के करेंगे कि सर जो मैं आपने पढ़ाया, आपने जो जो क्वेश्चन कराया वो सभी आ गए। देख लेना, ये चैनल भले ही छोटा हो लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सेट कीजिए, 100% आपका जो है आपको आपकी जो अचीवमेंट है वो मिलेगी, ठीक है। आज हम आपको बताने वाले हैं 2022 का कक्षा 10 गणित का जो सेट 6 BA है उसका पार्ट 2, आई मीन विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है इनके उनको बताने वाला हूं। बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है। देख लो इसको, अगर नहीं पता है देन प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर ये नहीं पता है तो, अगर आपको ये क्वेश्चन पता है देन प्लीज़ स्किप करके आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन को देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पता है फिर भी आप देखो, ऐसा नहीं है। आपको जब आता नहीं है तब देखिए। देखो, हमको बताया गया है कि दो घनों, ठीक है, दो घन हैं, उनको मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो घन हैं, ठीक है। ये हमारे पास सपोज करो ये पहला वाला घन है, ये घन है एक, और एक और घन है हमारे पास, ठीक है। दो घनों को मिला करके, उनकी फलकों को मिला करके, यानी उनकी भुजाओं को मिला करके क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। मतलब इनको जो है मिलाया तो एक घनाभ बनाया गया। घनाभ में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, और घन में केवल और केवल भुजाएं होती हैं। घनाभ जो होता है बेटा वो लंबा होता है, ठीक है। ये देखिए लंबा बनाया मैंने। साबुन की जो आपने बट्टी देखी ना, साबुन सॉप अपने घर में यूज़ करते हो, वो जो होता है घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर इनको मिला करके एक बनाया गया घनाभ। अच्छा, बोला गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, इसका भी आयतन 64 है, इसका भी आयतन 64 है, इन्हें मिला करके एक बनाया गया है घनाभ। क्या बनाया गया बेटा? घनाभ बनाया गया है। हमें जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मुझे इसकी लंबाई पता होनी चाहिए कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, ये पता होना चाहिए। देखो ये कब मिलेगा? ये अभी मिलेगा। देखिए सोल्यूशन यहाँ पर से कर रहा हूँ मैं। देखिए घन का आयतन हमको दिया गया है। घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब, केवल 64 लिख लो, ठीक है। देखो घन का आयतन कितना होता है? भुजा की घात 3। कितना होता है बेटा? भुजा की घात 3 होता है। यहाँ पर अपने पास 64 है, तो देखो घन की भुजा निकल आएगी यहाँ पर से, क्यूब हटा लेंगे तो 64 के ऊपर क्या चढ़ेगा? घन चढ़ जाएगा। देन आप यहाँ पर अगर थोड़ा सोल्व करें तो 64 का घनमूल कितना होगा बेटा? तो होगा ये 4 चौको 16 चौको 64, तो आएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमारी जो भुजा है, हमारी जो घन की भुजा है वो 4 है। कहने का तात्पर्य देखिए, समझो बात को। यहाँ पर घन की देखो ये सभी भुजाएं कैसी होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। अगर ये 4 है, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, सभी के सभी कैसी होंगी? 4 होंगी। अच्छा, ये 4 है और ये वाली भी 4 है। पेन नहीं चल रहा, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक हमने भुजा निकाली, हमने भुजा 4 सेंटीमीटर निकाली। इसका मतलब ये अगर 4 है, ठीक है, तो ये वाली भी 4 ही होगी, ये वाली भी 4 होगी, ये वाली भी 4 होगी, क्योंकि घन की चारों भुजा बराबर होती हैं हमेशा। ये 4 है, ये 4 है, तो कहने का मतलब देखो घन मिलाए गए हैं दो, कुछ इस तरीके से। देखो ये पहला वाला, इधर वाला पहला घन है, इधर वाला दूसरा घन है। इनको देखो, इनको आप इमेजिन करो कि सटीक लाओ, सटीक, इनको दोनों को सटीक लाओ ऐसे, तो ये पूरा लंबा बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से आप देखें तो ये कितना है? 4 है, और ये वाला दूसरा घन है, ये वाला देखो ये पहला वाला घन है, और ये दूसरा वाला घन यहाँ से यहाँ तक 4 है बेटा, ठीक है। ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये लंबाई है बेटा, ठीक है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। तो देखो यहाँ पर लिख लो घनाभ की लंबाई, इसलिए घनाभ की, देखो घनाभ की जो है लंबाई निकल के आ गई है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है,
और ये वाला भी 4 है। तो कहने का मतलब जो लंबाई आएगी, जो एल आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात? कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका मतलब हमारी लंबाई जो है बढ़ जाएगी। और देखो अगर ये 4 मीटर ऊंचा है तो ये भी 4 मीटर ही ऊंचा ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऐसे लिखो, तथा ऊंचाई जो h है वो भी 4 ही है, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसकी जो चौड़ाई है, तथा घनाभ की चौड़ाई जो b है वो भी 4 ही रहेगी। अब कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा घनाभ की आपने मिलाया तो केवल इसकी लंबाई बढ़ी, ना कि इसकी ऊंचाई चौड़ाई। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई सेम ही रहेगी, याद रखिएगा। क्योंकि आप देखो इनको पास लाओगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ऊंचा ये उतना ही ऊंचा रहेगा और उतना ही चौड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी वो 4 ही रहेगी, केवल लंबाई बढ़ जाएगी यानी दुगनी हो जाएगी। समझ गए इतनी बात? अब हमें क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो आराम से निकल जाएगा। देखो प्रश्नानुसार, अतः देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो फार्मूला क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है एल गुणा वी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फार्मूला होता है, याद होना चाहिए बच्चों सबको। देखो ये 2 है, ये एल है, एल अपने पास कितना है? 8 है। और आया बी कितना है? 4 है। बी कितना है? 4 है। एच कितना है? 4 है। एच कितना है? 4 है। एल हमारे पास 8 है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए सोल्व। 8 चौके 32, 4 चौको 16 और ये 8 चौको 32। आप जोड़ेंगे अगर इधर तो 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 80 आ जाएगा। दिन आप देखेंगे अगर यहाँ पर 2 8 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया बेटा, देख लो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और बहुत से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपको इस चैनल पर पढ़ाई जो है कराई जाती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी गई है, हमें इसका माध्यिका निकालनी है। चलो ये क्वेश्चन करा देता हूँ। वैसे तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा माध्यक और माध्यिका और बहुलक के नहीं कराता हूँ। क्यों नहीं कराता हूँ? वो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत टाइम जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। बट आज करा दूंगा क्योंकि आप लोग कहते हो कमेंट में कि सर जो है क्वेश्चन आप नहीं कराते हो, अब वो माध्यक माध्यिका वाले, इसलिए। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, वर्ग अंतराल दी गई है और इधर हमको बारंबारता दी गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल हमें दी गई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। ठीक है, और 50 से 60 है। ठीक है, इतना दिया गया है हमें। चलो, और बारंबारता, जो बारंबारता दी गई है वो हमारे पास है 7, 12, 18, ये कुछ इस तरीके से हमको दिया गया है। चलो देखो हमको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। आप कहोगे माध्यक, आप उसमें तो माध्यिका लिखा हुआ है, माध्यक और माध्यिका सेम ही होता है। ठीक है देखो माध्यक निकालने का जो फार्मूला होता है वो देखो, माध्यक बराबर क्या फार्मूला होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फार्मूला होता है। आपको यहाँ पर ये चाहिए होगा, L चाहिए होगा, N चाहिए होगा, CF चाहिए होगा, H F ये सब कुछ चाहिए होगा, आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले देखो CF यानी कि संचयी बारंबारता आपको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करो, CF बना लो। देखो CF कैसे बनेगा? CF बनाने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो पहला वाला है, इसको सेम रहने दो और तिरछे तिरछे फिर जोड़ दो। जैसे कि पहला वाला था 7, वैसे ही रहने दिया। अब इसके साथ इसे जोड़ दो, 7 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 19, और इधर जोड़ दो इसके साथ, मतलब तिरछे से जोड़ते जाइए। 8 और 9 8 16 17, 1 2 और 3 37। फिर इसके साथ इसे जोड़िए, 7 5 12 हो जाएंगे हमारे पास, और 3 4 और 1 5 और इसके साथ इसे जोड़े 5 6 और 2, और इसके जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 65। ठीक है, इतना हो गया। देखो n क्या आएगा? जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाला वही हमारा n होता है, तो लास्ट वाला n आया। बाकी आप इनको देख लेना जोड़ के, इनको जब जोड़ना तो 65 ही आएगा। वैसे आप जोड़ के देख सकते हैं। देखो 13 हो जाएगा, 3 5 3 8 8 16, 16 हो जाएगा, 17 18 18 और 19 20 25,
2 3 4 5 6 65 ही आ रहा है, इनको जोड़ोगे तो 65 ही आएगा। तो n हमारा 65 आ गया। बाकी देखो बेटा, हमको चाहिए होगा सबसे पहले f। क्या चाहिए होगा? सबसे पहले f निकालना पड़ेगा आपको। देखो f कैसे निकलेगा? f होता है यहाँ पर बारंबारता दी जाती है भाई, f होती है। तो f में आपको सबसे बड़ा ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन है, बताओ। इसमें सबसे बड़ा आप कहेंगे तो 18 है, इसका मतलब f जो होगा वो 18 होगा। समझ गए? f क्या है? 18 सबसे बड़ा f होता है। तो और f के सामने वाला क्या होता है? f के सामने वाला होता है l। ये f के सामने 20 है, तो हमारा जो l होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद देखो हमको CF मिलेगा कैसे? देखो CF निकालने का सिंपल से तरीका है। देखो CF कैसे निकलेगा? सामने वाले के ऊपर वाला, सामने हमारा 37 के ऊपर 19 है, तो हमारा जो CF होगा वो 19 होगा। F के सामने वाले के ऊपर वाला CF होता है। ठीक है, चलिए। और सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? H बचा है, तो H भी देखो H क्या होता है बेटा? H हमेशा याद रखिएगा अंतर होता है, अंतर। वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है। देखो 0 से 10 में 10 का अंतर, 10 से 20 में 20 का अंतर, सॉरी 10 का अंतर, 20 से 30 में भी 10 का अंतर, क्योंकि 20 में जब 10 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ोगे 40, मतलब 10 का अंतर है। तो कहने का मतलब ये हमारा 10 होगा। ठीक है, अब इस मामले में लग करके अब निकाल लो। इसलिए माध्यक बराबर, देखो L कितना है बेटा? L हमारे पास है 20 प्लस N कितना है हमारे पास? हाँ, N 65 है, माइनस 65/2 माइनस CF 19 है बटा F कितना है? 18 गुणा H 10 है। ठीक है, 2 ने 18 हो जाएगा और 2 पंचे 10। तो देखो यहाँ पर 20 है प्लस, काटेंगे हमारे पास 2 3 6, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10। ठीक है, तो हमारे पास इधर कितना आया? 32.5 माइनस 19/9 गुणा 5। ठीक है, तब जब आप इसको जो है सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो माध्यक आएगा वो आ जाएगा 27.5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 27.5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इसको जो है 27.5 आ जाएगा। मेरा जो मेन मकसद था इसको बताने का ये कि F कैसे निकलता है, CF L कैसे निकलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योग, मूलों के व्युत्क्रम का योग निकालना है और हमें द्विघात जो है समीकरण दी गई है। चलो बेटा, देखो घा है ना, यहाँ पर घा है कि खा है? खा है। देखो यहाँ पर x² माइनस का 7x + 12 = 0। ठीक है, बोला गया है हमसे कि मूलों का योग का व्युत्क्रम ज्ञात करो, व्युत्क्रम निकालना है। देखो पहले तो मूल निकालो, फिर उनका योग करो, फिर व्युत्क्रम करो। पहले मूल निकाल लेने होंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, फिर जोड़ करके निकाल देंगे। देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ से हल डालो। आपको ऐसी तो संख्या सोचनी जिनकी गुणा करे 12 है, जिन्हें जोड़ा घटाएं तो 7 आए, तो आपकी संख्या हो जाएंगी 4 3 12, 4 3 12, 4 3 7 हो जाएंगे, गुणा कराओगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो संख्या मैंने सोच ली। जो आपने संख्या सोची इसको यहाँ पर लिख दो। 4 और 3 सोची तो 4 और 3 x में लिखना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ x में है, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 7 और ये प्लस का 12 बराबर 0। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0। कॉमन वाले को एक साथ लिख लेना है, गुणनखंड करना आना चाहिए बेटा। ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लो, बराबर 0। देखो पहले आप इसको जो है 0 को बराबर डालिए तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ गया और एक बार इसको 0 के बराबर डालेंगे तब हमारे पास आ जाएगा x बराबर 4। ठीक है, देखो ये पहला वाला हमारे पास आ गया। क्या आ गया? पहला मूल आ गया और ये दूसरा मूल आ गया। बोला गया था, अतः लिख लो, अतः मूलों के व्युत्क्रम का योग, मूलों के व्युत्क्रम का योग। देखो कैसे निकलेगा? मूलों का व्युत्क्रम, पहले इनका व्युत्क्रम करो। देखो 3 के बटे में कुछ तो बन, देखो व्युत्क्रम करना सीखो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। कैसा उल्टा? तो 3 के बटे में कुछ तो बन होगा, बन को ऊपर ले जाएंगे और 3 ऊपर नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 है, ये भी भूल जाइए। यहाँ पर 4 है, 4 को उल्टा करो। 4 के बटे में कुछ तो बन को ऊपर जाएगा और 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब बोला गया योग, तो इनका और इनका योग कर दो, जोड़ दो। जोड़ का योग लगा दिया मैंने और हमको बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 चौकू 12।
ठीक है, 4 3 7/12, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट लाइक करो, और बहुत ज़्यादा लाइक कम आते हैं वीडियो में, तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन है गा, देखो बेटा क्या बता रहा है कि दो संख्या हैं बड़ी और छोटी, तो मान लो बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया। बोला गया है कि पहली शर्त से देखो यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। दो संख्या हमारे पास x और y है, इनका योगफल, इनका योग कितना आएगा, 85 आएगा, ये पहली समीकरण। ठीक है आगे बोला गया है अगली शर्त से, देखो द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार देखो दूसरी शर्त क्या है हमारे पास, बड़ी संख्या छोटी संख्या से संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, ये है x है, तो x हमें कब मिलेगा, जब छोटी संख्या में 4 गुना प्लस 5 अधिक करोगे, क्योंकि ये वाली तो बड़ी है ना, 4 गुने से 5 अधिक किससे, इससे बड़ी है छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या से ये बड़ी वाली कब मिलेगी, जब आप छोटी संख्या में 4 से गुणा कराओगे और 5 अधिक बोला गया। देखो 4 गुनी 5 अधिक के लिए प्लस लगाया, समझ गए। चलो देखो तो हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस का 5। ठीक है, यहाँ से हम अगर थोड़ा देखें तो प्लस का 4y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर में हमारा 5, तो समीकरण बन गए हमारे पास सेकंड। अब आप इसको जो है विलोपन विधि से सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखो x और y के मान आएंगे, जो x आएगी वो बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या बड़ी y हो जाएगी। देखो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दो, विलोपन विधि से सोल्व कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस y बराबर 85 है, और जो सेकंड है वो x माइनस 4y बराबर 5 है। हमको क्या करना है, घटाना है, तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखो 4y प्लस का है, प्लस हो जाएंगे 4 और 5y, और ये घट जाएंगे, यहाँ पर 80 आएगा, और ये 5 कम 5 5 का 30, यानी कि y बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, y 16 आ गया, और y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दो तो x का मिल जाएगा, या सेकंड में भी रख सकते हो। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस y बराबर 85 है, x प्लस y की जगह पर 16 बराबर 85, तो आ जाएगा देखो x बराबर 85 माइनस 16, देन x बराबर आ जाएगा हमारे पास 69। कहने का मतलब यह है कि भैया x मैंने क्या मानी थी, बड़ी संख्या, तो x बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 69 होगी, और छोटी संख्या हमने मानी थी y, तो छोटी संख्या हमारी 16 होगी। आप खुद देख सकते हो ये बड़ी है ये छोटी है। ठीक है, समझ गए, हो गया। बस यहाँ पर अतः करके ऐसे लिख देना कि अतः बड़ी संख्या बराबर 69 तथा छोटी संख्या बराबर 16, आंसर। दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2 दी गई हैं का एक आदित्य हल है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में। अरे ऐसा नहीं है, जोड़ घटाना ऐसे सरल। देखो क्या है यहाँ पर, k का मान निकालना है यहाँ पर, और 2 समीकरण दी गई हैं। सबसे पहले तो देखो 2 समीकरण दी गई हैं, 2x प्लस ky बराबर 1, पहली समीकरण। ठीक है, और जो दूसरी समीकरण दी गई है 3x माइनस का 5y बराबर 7। बिल्कुल थोड़े जोश में पढ़ा करो बेटा। ठीक है, जोश में पढ़ोगे ना तब आपको आपके शरीर में ज़्यादा एनर्जी आएगी, जो एनर्जी आएगी ना उससे आप बहुत जो है कुछ कर सकते हो। हमको क्या निकालना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, तब हमें k का मान निकालना है। ये 2 समीकरण दी गई, ये k है, ये बताना है। सबसे पहले देखो क्या कौन सी कंडीशन है, चूंकि कौन सा हल है, हाँ आदित्य हल है। क्या है, आदित्य हल है। चलिए आदित्य हल है। अच्छा आदित्य हल है। अच्छा आदित्य हल की कंडीशन क्या होती है बताओ। आदित्य हल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अर्थात कुछ भी बराबर नहीं होता तब आदित्य हल होता है। चलो देखो a1 ये वाला होगा, ये होता है a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। ठीक है,
ये मेरी उंगली ऐसे रहती है थोड़ी टेढ़ी, ये पता नहीं क्या आदत है। देखो यहाँ पर क्या A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 3 है, नोट इज इक्वल टू B1 कितना है हमारे पास K है, और B2 हमारे पास माइनस का 5 है। इसकी गुणा करा दीजिए 3K हो जाएगा, नोट इज इक्वल टू 5 दूना 10 और K बराबर -10/3। ये हमारे पास K का मान आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की 13 ऊंचाई और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बड़े दे दिए इन्होंने, क्वेश्चन 2 ही नंबर में दिए है, लेकिन क्वेश्चन बहुत भारी दिया है। ठीक है, कठिन तो नहीं है, वैसे कठिन नहीं है, बस जो है थोड़ा लंबा है, लेंथी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, त्रिज्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दी गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा हमको ऊंचाई भी दी गई है। देखो ऊंचाई को h मान लो, हमको दिया गया है यहाँ पर कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको बताना है शंकु की 13 ऊंचाई। क्यों 13 ऊंचाई निकालनी ना, हाँ 13 ऊंचाई निकालनी है। 13 ऊंचाई, देखो 13 ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें L निकालना है, तथा आयतन, हमें शंकु का आयतन भी निकालना है। जैसे बोर्ड में करना है ना, वैसे ही बता रहा हूँ बिल्कुल मैं। ठीक है, अब ये दिया है, लिख लेना यहाँ पर बेटा, दिया है, ये चीज़ हमको दी गई है, तभी मैं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ फालतू में। देखो यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर L मान लीजिए निकालना होता है मुझे, L 13 ऊंचाई निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है h² + r²। तो निकाल लो यहाँ से, h 12 है तो 12 का स्क्वायर, r कितना है 3.5 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो 12 बड़े हो जाएगा 144, 3.5 का करेंगे तो कितना आता है भाई 3.5 का, 5 25, 5 15, 16 17, 3 15, 3 9 10, 5 7 5 12, कुछ आ रहा है हमारे पास 22, सही है ना, एक आएगा ना, हाँ, तो 12.25 आ जाएगा। ठीक है, तो L बराबर आप जोड़ेंगे जब इन्हें, 2 5 तो इधर रहेंगे, 4 5 6, 4 1 5, 156। आप जब इसका जो है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 12.5, कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इसकी जो 13 ऊंचाई आ गई है वो आ गई 12.5 सेंटीमीटर, समझ गए। अच्छा आयतन देखो कैसे निकलेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। देखो 1/3 पाई कितना है, पाई का आप मान जो है 22/7 ले सकते हो। ठीक है, और r त्रिज्या जो है हमारे पास 3.5 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2/7/2 गुणा 7/2, क्योंकि 7 को 2 से भाग दो 3.5 है आएगा। h हमारे पास क्या है बेटा, h हमारे पास है 12। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देखो बेटा याद रखिएगा, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, किस में आता है, क्यूब में आता है, और क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान था। ठीक है, बढ़िया लगा, ठीक है, लाइक करो दबा करके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र इतना है और बी के निर्देशांक कितने हैं, हमें ए के निर्देशांक बताने हैं। चलो भाई देखो, वृत्त है, सबसे पहले तो एक वृत्त है हमारे पास, इसका केंद्र है, अच्छा ए बी व्यास बोला गया, क्या बोला गया, ए बी व्यास है, तो यहाँ पर बना लो व्यास, ये ए और ये बी, ए बी व्यास है, और केंद्र कितना दिया गया है, देखो केंद्र हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 2, -3। ठीक है, बी के निर्देशांक कितने हैं, बी के निर्देशांक हमको दिए गए, देख लेता हूँ एक बार, बी के निर्देशांक दिए गए 1, 4। ठीक है, ए के निर्देशांक हमको बताने हैं, किसके बताने, ए के निर्देशांक बताने हैं, ए के निर्देशांक। मान लो ए के निर्देशांक जो है वो x1, y1 है, ये हमको बताने हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसके निर्देशांक जो आएंगे वो x1, y1 में आएंगे। ठीक है, चलो भाई हो गया। अब देखो कितने आसानी से इसको जो सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु मान लो P है, ये जो बिंदु है A से और B से क्या है, समदूरस्थ है, और इसका मध्य बिंदु है, मध्य का मतलब बीच का बिंदु, A और B के बिल्कुल बीच में है
है कि नहीं, बीच में, तो बीच का बिंदु है, तो बीच का बिंदु यानी कि ये x में होगा और ये y में होगा, x1 y1, तो इसे मान लो x2 और इसे मान लो y2। चलो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के फार्मूले से बताओ। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है आपको पता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या होती है, y बराबर होती है y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो x कितना है हमारे पास, 2 है, x1 कितना है हमारे पास, तो निकालना है मुझे, और x2 हमारे पास है 1 बटा 2। y कितना है हमारे पास, माइनस का 3 है, y1 तो हमको बताना है, और y2 हमारे पास 4 है बटा 2। इसके बेटा कुछ तो 1 इसकी गुणा करा दो तो हो जाएगा x1 प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, x1 बराबर 4 प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो x1 बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, देखो अब यहाँ से देखो इसके बेटे कुछ तो 1 सेम इधर कर लो, y1 प्लस 4 इसकी इधर करा दो, 2 3 6, तो y1 बराबर माइनस 6 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो y1 बराबर आ जाएगा माइनस का 10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक हमने क्या माने थे, x1 कामा y1 माने थे। देखो x1 कितना आया, 3 आया, और y1 कितना आया, माइनस का 10 आया, तो ये हमारे पास होगा कितना होगा, 3 कामा माइनस का 10, ये आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान था। चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, बहुत ही आसानी यहीं पर हो जाएगा। देखो दूसरे का हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो माना कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या मान लो भैया, परिमेय संख्या मैंने मान ली। अच्छा परिमेय संख्या मान लीजिए क्या है, ये जो 2 प्लस अंडर रूट 3 है क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये बटे में होगी, यानी अंश और हर में होगी, a बटा b के बराबर होगी। a और b क्या है, जहां a और b पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंडर रूट को इधर रोक लेना है आपको, और बराबर है प्लस b प्लस का 2 इधर गया माइनस का, बटे में कुछ तो 1, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर एक इधर करा देंगे 2b बटा b। तो चूंकि a माइनस 2b बटा b, a माइनस 2b बटा b एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा ये कैसे हुआ भैया, ये परिमेय संख्या अगर है, बट परिमेय संख्या है कि नहीं, बट बताओ बटे में है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि बराबर है। ठीक है, तो मैंने यही लिख दिया है। परंतु अगर आप इसका विरोध करें तो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है ना ये अपरिमेय संख्या है, तो लिख दो परंतु इसके विरोधाभास से, इसके विरोध से अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः लिख देना, यहाँ पर लिख देना अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक लाइन लिख देना, अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात, बस हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत ही आसान ये तो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास है नहीं, ये आपने कर रखा होगा पहले से ही, आपको पता होगा कैसे करते हैं। यहाँ में दिया गया कोस थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसमें मान लो A है, ये B है और ये C है। देखो कोस थीटा, पहले यहाँ पर लाल बटा कक्का लिख लो, लाल बटा कक्का, जिससे कि पता चलता रहेगा क्या कब कैसे है। देखो लाल कोस है, कोस यहाँ पर होगा, तो आधार पहले ऊपर वाला है बटा कर्ण ये वाला है, तो यानी कि आधार हमारे पास है 4 और कर्ण हमारे पास है 5, तो लंब पता करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस से, क्योंकि आप जब तक ये नहीं करोगे ना, जब आपको कर्ण पता ही नहीं होगा, फिर इसका मान तो निकल ही नहीं पाएगा, तो पाइथागोरस लगानी आपने प्रश्नावली 8 पॉइंट जो बन पड़ी होगी उसी में देखा होगा कि पाइथागोरस में यहाँ पर लगेगी, पहले तो
प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास 5 है, और बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारे पास ए बी है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारे पास आधार है 4। ठीक है, देखो 5 25, इधर हमारे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर, 4 चको 16, प्लस का 16 ए बी स्क्वायर इधर ले आओ, बराबर 25 है, प्लस का 16 माइनस का हो जाएगा, देन ए बी बराबर आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बचेगा 16 9 25 यानी 9, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 के ऊपर ये, तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। तो कहने का मतलब ये जो आएगा ये आएगा 3। ठीक है, अब मान निकाल लो उसका, हमें निकालना किसका मान है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारे पास है 3 बटा कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, इंटू है, इंटू लगा दो, गुणा, इंटू का मतलब गुणा है, कोस, कोस है आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास कितना है 4 है बटा कर्ण 5 है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो पहले टेन थीटा, देखो टेन थीटा यहाँ पर है, लंब बटा आधार, लंब है 3 बटा आधार है 4, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो तो हो जाएगा, देखो 3 चौको 12, 5 25 प्लस 3 3 9 और 4 चौको 16। जब आप इसको सोल्व करोगे, इतने को सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 417 बटा 400। ठीक है, तो यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, आसान था, बहुत ही आसान था। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0 और 0, b और 1, -1 सररेख हैं तो सिद्ध कीजिए 1/a - 1/b बराबर 1। ये आपके सिलेबस से हटा देगा तो इसे हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए और माध्यम को 25 दिया गया है, ये है, इसमें हमको निकालना है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, वैसे इसमें आपने किया होगा, इसके एक स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने, उसमें बताया है। चलो करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करोगे कि सर बताया, आप पूरे क्वेश्चन नहीं बताते हो, ये कमेंट करते हो यार, थोड़ा अपने आप भी कर लिया करो यार, इसमें कुछ है नहीं वैसे खास। ठीक है, पता है आपको तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पर देखो प्राप्तांक, और एक और चीज़ बता दूँ, देखो f ज्ञात करने के लिए, यानी कि माध्यक और बहुलक में x कोई गायब कर देगा या f गायब कर देगा या y गायब कर देगा, आपसे पूछेगा उसका मान। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन हर बार आता है। यहाँ पर प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पर जो है ये दिया गया 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या है 6 F 6 10 5। अच्छा, पहले माध्य निकालना है ना हमें, माध्य निकालना, तो माध्य बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, देखो f ये है हमारे पास, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो f को जोड़ दो, यानी कि f का क्या कर दो, सिग्मा कर दो। देखो इन्हें जोड़ो, 6 f नहीं जोड़ेंगे, f तो भाई कोई नंबर है, वो तो हमें पता ही नहीं, तो उसको जोड़ नहीं सकते। तो 6 6 12, 12 10 22 27, तो आ जाएगा 27, और ये f हमको पता नहीं तो इसे भी लिखना पड़ेगा ना, तो इसे भी जोड़ में लिख लो, जोड़ में लिखना है। ठीक है, चलिए, हमें x तो पता नहीं है तो पहले x निकालना पड़ेगा। देखो x कैसे निकलेगा, इनका जो है आधा करने पर 10 को और 0 को जोड़ दो, पहले जोड़ो फिर आधा करो। 10 में 0 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा 5 आएगा, 30 आएगा, 30 का आधा 15, ऐसे ही 10 जोड़ते जाओ क्योंकि 10 का अंतर है, ये हो जाएगा 25 35 45। ठीक है, चलो अब fx निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर देखो fx चाहिए होगा, तो fx यानी f गुणा x, f की x से गुणा कराओ, इसकी जो है इससे गुणा कराओ, 6 पंचे 30, 15 की f से कराओगे तो हो जाएगा 15f, 25 की 6 से कराओगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, इसकी कराओगे तो हो जाएगा 350, इसकी कराओगे तो 55 25, 5 को 20 21 22। चलो यहाँ पर सिग्मा f निकाल लो सबसे पहले, तो सिग्मा fx है कि नहीं, सिग्मा fx यानी fx को सिग्मा यानी कि जोड़ दो इसमें, तो जोड़ोगे देखो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ऐसे लिख लो, यहाँ पर जोड़ दो, 30 है और 150 है, 350 है, 225 है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 5 5 6 7 5 12, 5 6 7 5 12 13 14 15, 3 2 5 6 और 1 7, 755।
755 और प्लस हमारा ये 15F। ठीक है, अब बस हो गया। अब यहाँ पर देखो माध्य भी हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया माध्य दिया गया 25, बस हो गया आराम से। देखो माध्य है 25, यहाँ पर रख दो बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास ये है 755 प्लस का 15F बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारे पास है 27 प्लस का F। ठीक है, देखो 25 बराबर, यहाँ से जो है आप 5 कामन ले लो यहाँ से, तो 5 एकम 5, 6 7, 5 25 और 5 एकम 5, और ये हो जाएगा प्लस 5 15F बटा हमारे पास होगा 27 प्लस F। ये 5 25 कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास 5 बराबर 151 प्लस 3F बटा 27 प्लस F। इसके बटे में कुछ तो बनी, पहले इसकी इधर करा देंगे गुणा तो हो जाएगा 151 प्लस का 3F, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10, 11 12 13 प्लस का 5F, ऐसे ऐसे। ठीक है, गुणा कराई है मैंने। अब देखो 5F से 3F चला जाएगा, या आप ऐसे कर लो 151 पहले प्लस का 135 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का 3F है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से घटाएंगे जब आप तो हमारे पास बचेंगे प्लस के, यहाँ से 11 11 में से 5 6 5 11 3, यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 4 में से 1 16 यहाँ पर हमारे पास बचेंगे माइनस के 3 2 5 2F, और इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर में 0 हमारे पास पहले, ये 16 बराबर 2F 2 8 16, कहने का मतलब हमारे पास जो F आएगा वो आएगा 8। ठीक है, तो F का मान आ गया 8। ठीक है, हो गया आराम से, F का मान 8 आया, देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ देन आप स्क्रीनशॉट बहुत ही आसानी से ले सकते हो। ठीक है, चलिए चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन का जो ऊपरी भाग है और निचला भाग है वो दोनों कैसे हैं, गोलाकार हैं, अर्धगोलाकार है। बता रहा है, क्या बता रहा है, अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, तो ये अर्धगोलाकार होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अर्धगोलाकार होंगे। चलो यहाँ पर जो है इसका जो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक जो इसका व्यास दिया गया पूरा का पूरा, देखो यहाँ पर लिख लो, चूंकि बेलन का व्यास 14 है, 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 14 है। ठीक है, अच्छा व्यास इतना है तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगी। 14 व्यास की आधी त्रिज्या होती है, और उसकी ऊंचाई जो दी गई है वो हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ऊंचाई हमको जो दी गई है वो दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई RH। पाई की जगह पर 22/7 लेना है। R जो हमारे पास है वो 7 है, H जो है वो 30 है, 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 दूना 4 2 दूना 4 गुणा 30 22 दूना 44 और ये 30 है, और जब आप जो है इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13 20 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज APQ है। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो CA और AQ का मान ज्ञात भी कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में वैसे है तो कुछ है नहीं, चित्र बनाना है पहले और उसको जो है निकालनी है कुछ भुजाएं। देखो कुछ चित्र इस तरीके का है, यहाँ पर है और ऐसा है, और कुछ ये मिलाया गया है, थोड़ा चित्र सही नहीं बन पाया मुझे लगता है। यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ P है, यहाँ Q है, इतनी चीज़ है। चलो भैया आगे क्या दिया गया है, देखो ऐसे लिखो, दिया गया है कि जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज APQ के, त्रिभुज APQ के। अच्छा क्या है, समरूप है। चलो भाई और क्या दिया गया है हमें, और भी दिया गया है। अगर आप ऊपर देखिए, ऊपर बताया गया BC बराबर 8 है, ये वाला कितना है, ये 8 दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये वाला कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो AB है, जो
ए बी है वो हमें दिया गया 6.5 सेंटीमीटर, ये वाला 6.5 सेंटीमीटर है। ये कितना दिया गया है फिर, ये हमें दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। हमको बताना है सी ए। ठीक है, तो सी ए बराबर क्या होगा, ए क्यू बराबर क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। हो जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करना है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा, समरूप है। अच्छा समरूप है अर्थात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है कि नहीं। दो त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है। तो कहने का मतलब हमारा ए बी, इसलिए ऐसे लिखो, इसलिए ए बी बटा ए क्यू बराबर ए पी बटा ए सी या सी ए। ठीक है, बराबर 8/4, कुछ इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ए बी कितना है हमारे पास, 6.5 सेंटीमीटर है। ए क्यू हमें निकालना है। ए पी कितना है हमारे पास, 2.8 सेंटीमीटर है। और सी ए हमको निकालना है। यहाँ पर हमारे पास 8/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अतः अगर मान लीजिए ए क्यू निकालना होगा तो हम इसको जो है इसके बराबर डाल सकते हैं, क्योंकि सभी तो बराबर हैं। तो हम जो है इसको सबसे पहले इसको जो है इसके बराबर डालेंगे, तब ए क्यू निकल आएगा। तो इसलिए 6.5 सेंटीमीटर बटा ए क्यू बराबर हम डाल रहे हैं 8/4 के। फिर इसको डालेंगे तो सी ए निकल आएगा। देखो 4 कम 4, 4 दूना 8, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2AQ बराबर, इसकी कराएंगे तो हो जाएगा 6.5। तो AQ बराबर आ जाएगा, देखो 6.5 है और ये गुणा में तो बट्टे में आएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। कहने का तात्पर्य AQ बराबर आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा AQ आ गया भैया, देखो AQ इतना आ गया। चलो ठीक है, AQ मिल गया मुझे। अब मुझे ये CA निकालना है तो हमको इसको जो है इसके बराबर डालना पड़ेगा, यानी कि इसलिए 2.8 बटा CA बराबर 8/4। देखो 4 कम 4, 4 दूना 8, इसके इधर करा दो तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसका अनुपात जो है मुझे बड़ा वैसे करना होगा, रुको 2 मिनट। इसका जो है मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करना था, ये अनुपात जो है गलत ले लिया है। ये जो होगा CA बटा होगा 2.8। ठीक है, इतना होगा फिर। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। CA बटा 2.8 बराबर 8/4 है। देखो 4 कम 4, 4 दूना 8, 1 की CA से गुणा करेंगे तो CA आएगा। इसकी जो है इधर करा देंगे, 2 8 16, 2 दूना 4, 1 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा इतना। CA हमारे पास इतना आएगा और AQ हमारे पास इतना आएगा। क्लियर है, ये है इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है। अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो सबसे पहले हमें बताया गया अथवा वाला क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे जो हैं इससे थोड़ा घबराते हैं। इस क्वेश्चन को करने से आ जाता है तो थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। वैसे घबराना नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, बोला गया 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या मान लो तो 63 है, समझो 63 है। तो इसका जो इकाई कांक होगा और दहाई-कांक भी होगा, तो इकाई और दहाई-कांक तो होगा ही होगा। तो मान लो यहाँ पर कि माना, सॉल्यूशन यहाँ से हो रहा है कि माना संख्या के इकाई कांक मान लो x है तथा दहाई-कांक बराबर y है। अतः संख्या क्या होगी हमारे पास, देखो अगर इकाई कांक x है, दहाई कांक y है, तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। पहले इकाई फिर दहाई, देखो इकाई कांक x है तो इकाई ये है, फिर दहाई ये है, इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम शर्तानुसार बोला कि अंकों का योग 9 है, तो अंक ये है, इनका योग यानी जोड़ 9 है। ठीक है, ये पहली समीकरण बन जाएगी। आगे देखिए, अगली शर्त थोड़ी ध्यान से देखिएगा। बोला गया द्वितीय शर्तानुसार यदि संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अच्छा पहले अंकों को बदलो,
ये जो संख्या है ना, इसके अंकों को परस्पर बदल दो। तो यहाँ पर देखो संख्या के अंकों को बदलने पर y की जगह पर x कर दो और x की जगह पर y कर दो। देखो मैंने बदल दिया, तो बदलने से प्राप्त संख्या, बदलने से ये वाली संख्या मुझे प्राप्त हुई। दी गई संख्या हमारे पास कौन सी संख्या दी गई है, ये वाली। इससे ये वाली जो है 27 अधिक है, यानी कि ये 27 कम होगी। तो इसमें जो है मुझे 27 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये इसमें जब 27 जोड़ेंगे ना तभी तो इसके बराबर होगी, क्योंकि ये 27 अधिक है। किससे? इससे 27 अधिक है ना, तो ये कम है। फिर तो ये कम है तो 27, ये 27 कम है तो इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इसके बराबर होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे देखिए। 10x + y बराबर हटा लेंगे, तो देखिए बराबर हटा दीजिए तो चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। 10y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का x है तो माइनस का x, और जो है बराबर 27 है। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास 10x से x गया, बचेगा 9x। यहाँ पर हमारे पास 9y बराबर 27। यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने पर हमारे पास होगा x माइनस y बराबर 27। 9 तियाँ 27, यानी कि हमारे पास x माइनस y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, समीकरण बन गए हमारे पास सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करके x और y के मान निकाल लो। समीकरण फर्स्ट को जोड़ दो या घटा दो, जो आपकी मर्जी हो, मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट हमारे पास है x + y बराबर 9, सेकंड हमारे पास x माइनस y बराबर 3। हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 9 10 11 12, 2 छंग 12, यानी x का मान हमारे पास आ जाएगा 6। समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 6 रखने पर देखो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x + y बराबर 9 है। देखो x + y बराबर क्या है, 9 है, तो x की जगह पर क्या रखो, 6 रखो। तो है y, चलो इसको मैं जो यहाँ पर बता देता हूँ। देखो x की जगह पर कितना रखना है, 6 रखना है। y बराबर 9, इसलिए जो है y बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 6 7 8 9 3 बचेगा। ठीक है, तो y का मान जो आएगा वो आएगा 3, और जो x का मान आएगा वो 6 आएगा। अतः संख्या हो जाएगी हमारे पास, संख्या हमने क्या मानी थी भैया, देखो हमने संख्या मानी थी 10y + x, ये बनाई थी ना। तो देखो 10y + x बराबर 10। y की जगह पर क्या है, 3 रख दो, x की जगह पर हमने 6 निकाले हैं, तो 10 तियाँ 30 से 36, तो हमारे पास संख्या आएगी 36। देख लो इसके इकाई का अंक क्या है, 6 है, और दहाई का अंक 9 है। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, बोला गया है अंकों का योग 9 है, तो 6 3 9 हो जा रहा है। और इस तरीके से समझ गए? ठीक है, बहुत ही आसान था, और इस तरीके से जो ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अथवा वाला है, कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732 लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो अथवा वाला क्वेश्चन है। देखो एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो सबसे पहले क्या करो, देखो एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर। अच्छा यहाँ पर क्या करो, एक पेड़ बनाओ भैया। कितना है पेड़ ऊंचा है, 80 मीटर। ये जमीन पर तो होगा ना, या हवा में उड़ रहा होगा, जमीन पर होगा ना, तो जमीन पर खड़ा है भैया, 80 मीटर है। तो इस पर जो है क्या है, एक चिड़िया बैठी है। मान लो यहाँ पर चिड़िया बैठी है, बिल्कुल ऊपर बैठी है, ठीक है, और बोल रहा है कि पृथ्वी के किसी बिंदु से 45 डिग्री था। यहाँ पर ऐसे समझो कि मान लो चिड़िया कुछ इस तरीके से है, ये जमीन है, ठीक है, पूरी, ये पेड़ खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर चिड़िया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 45 डिग्री था। यहाँ पर मान लो एक बिंदु है, चिड़िया का यहाँ से जो कोण बन रहा था वो बन रहा था कितना, 45 डिग्री। किसी बिंदु, मान लो ये वाला बिंदु ए है, ये मान लो चिड़िया पी है, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, ये बी मान लो। तो यहाँ से जो है इसका कोण बन रहा था 45 डिग्री। चिड़िया ऐसे उड़ती है कि उसकी ऊंचाई समान रहती है 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड बाद मान लीजिए चिड़िया ऐसे 2 सेकंड बाद जो है यहाँ पर पहुंच गई। कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। 2 सेकंड बाद यहाँ पर पहुंच गई चिड़िया। तो 2 सेकंड बाद यहाँ पर पहुंची, तो उसी बिंदु से जो है, इसी वाले बिंदु से, इसी बिंदु से जो है कितना कोण हो जाता है, इसी बिंदु से इसका कोण हो रहा है 30। समझो बात को, यहाँ पर थी पहले, इससे 45 डिग्री का कोण था, फिर वो 2 सेकंड बाद यहाँ पर पहुंच गई, उड़ते 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 यहाँ पर। अब 2 सेकंड बाद यहाँ पर आ गई, तो 2 सेकंड बाद यहाँ पर आ गई, तो इससे यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई। यहाँ से इस बिंदु का जो कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। हमें चिड़िया के उड़ने की चाल निकालनी है, ठीक है।
चलो ये वाली 80 है तो ये वाली भी 80 होगी, क्योंकि बताया गया समान ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, चलो चिड़िया के उड़ने की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल। अपने आप यार ये जो है इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं और हमसे बताते हैं कि चाल निकालो, ये निकालो, वो निकालो, बिन फालतू में हमें जो है परेशान करते रहते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हम देखें अगर तो 2 सेकंड जो है लगेंगे चिड़िया को जाने में यहाँ से यहाँ तक। ये बिंदु तो माने ही नहीं मैंने, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है बेटा वो 2 सेकंड है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का हमें समय पता है, अगर हमें कैसे भी दूरी पता चल जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो हम समय बराबर दूरी बटा चाल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी पता समय पता तो चाल निकल आएगी। तो क्या करते हैं यहाँ से बी डी यानी कि दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज आप इस वाले में चलो, त्रिभुज ए पी बी में, छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी बी में, इसमें आप टेन थीटा ले लीजिए छोटे वाले। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब हमारे पास पी वी है बटा आधार हमारा ए वी है। ठीक है, टेन थीटा कितना है 45 डिग्री है छोटे वाले का, और जो पी वी है वो 80 मीटर ऊंचा पेड़ है, और नीचे ए वी 45, ये इसका मान कितना होता है 1 होता है ना, तो 80 बटा ए वी की इधर गुणा करा देंगे, देन हमारे पास ए वी आएगा वो 80 मीटर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर से यहाँ तक जो है ये भी 80 मीटर ही होगा। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पर जो है बड़े वाले को ले लो, त्रिभुज सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में, इसमें जो है आप 30 डिग्री लोगे, क्योंकि इसका जो है 30 डिग्री एंगल है, बराबर लंब। लंब हमारा 80 है बटा आधार। आधार हमारे पास देखो ये पूरा पूरा आधार है, यानी कि बी डी प्लस ए बी। बी डी देखो बी डी हमारे पास है, ये तो पता करना है ना, यहाँ से तक की दूरी मिल जाएगी। बी डी प्लस ए बी कितना है 80 है। समझो बात कौन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार है ना, पूरा आधार, तो आधार में हमारा बी डी प्लस ए बी होगा तभी तो टोटल मिलेगा, तो कर रहा हूँ बी डी प्लस ए डी। चलो अब देखो यहाँ पर 10 का मान होता है 1/√3, 80 बटा ये हमारे पास हो जाएगा बी डी प्लस 80। इसकी इधर करा देंगे गुणा तो हो जाएगा बी डी प्लस 80, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 80/√3। तो बी डी बराबर हो जाएगा 80/√3 प्लस का 80 इधर गया माइनस का 80 हो गया, तो बी डी बराबर देखो यहाँ से 80 कामन ले लो तो बचेगा √3 - 1। ये हमारे पास दूरी आ गई मीटर में। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इतनी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो चाल है वो 2, चाल तो पता करनी है, यहाँ से यहाँ तक समय 2 सेकंड है। चलो देखो यहाँ पर कैसे होगा इसको। देखो अब समय बराबर फॉर्मूला लगाएंगे आप, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, देखो समय यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो 2 है, 2 सेकंड है, और दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी मैंने निकाली है इतनी, कितनी निकाली है 80/√3 - 1। ठीक है, और चाल अब हमें मिल जाएगी देखो बटा चाल, इसके बटे कुछ 1 इसकी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4 × 2 बराबर इसकी इधर तो जगह 80/√3 - 1। देखो चाल बराबर 80/√3 - 1 बटा 2, गुणा में तो बटे में 2 चौके 8, यानी कि हमारे पास देखिए चाल आ गई। जो चिड़िया की चाल है वो 40/√3 - 1 है। बाकी यार इसमें बताया गया थोड़ा बहुत अगर देखें ध्यान से तो √3 की जगह पर बताया गया है लेना है 1.732, ये लेना है तो यहाँ पर रख लो। तो चाल बराबर आ जाएगा 40, इसकी जगह पर 1.732 लेना है, -1 कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा कितना 40। देखो 1 घटा देंगे तो 0.7, 1 से घटाना ना तो इतना ही आएगा। फिर इसकी गुणा करा देंगे हम, तो चाल बराबर इसकी जो है गुणा कराएंगे तो कितना आएगा फिर, तो इसकी गुणा करा देते हैं भैया 0.732। ठीक है, इसकी जो है 40 से जो है गुणा कराएंगे तो 0,000 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 सते 28 और 1 29, और 0 तो हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, और इन्हें जोड़ लेते हैं, और 1 2 3 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ पे हमारे पास जो आ गई वो आ गई 29.280। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड,
जो चाल आई है वो इतनी आई है। बेटा यहाँ पर थोड़ा गुणा कर लीजिएगा 40 की इससे, तो सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा ये गलत हो, बाकी आप चेक कर लीजिएगा 40 की इससे गुणा कराने पर क्या इतना ही आता है, वहाँ तक शायद इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो चिड़िया की जो चाल आई है वो इतनी आ गई है। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उससे भी देख लेते हैं क्या है। खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से, हाँ ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन और नीचे वाले आपको दिखाऊं नज़दीक से, देख लीजिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। रेल ये औसत चाल वगैरह निकालने के लिए, ये हल करने के लिए रेखीय समीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ठीक है, इसके नीचे का जो क्वेश्चन है उसे हम कर लेते हैं। देखिए ये चौथा क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। कह रहा है कि देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देखिए। कह रहा है कि एक छतरी में 8 पसलियाँ हैं जो समान दूरी पर हैं। अच्छा, पसलियाँ कैसी? आपने छतरी देखी है ना, छतरी कुछ इस तरीके से, इसमें 8 हैं ताने, तो कुछ ताने हैं। ठीक है, पसलियाँ यहाँ पर बताया गया, तो ये 8 ताने हैं इस तरीके की। समझे बात को? 8 ताने हैं, पसलियाँ इन्होंने बताया है, तो पसलियाँ का मतलब यह है ताने हैं। तो 8 ताने हैं जो समान दूरी पर हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त है। ठीक है, जो पूरा का पूरा जो वृत्त है, वो वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो 45 दी गई है। छाते की दी गई 2 लगातार पसलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 लगातार पसलियों के बीच, 2 पसलियों के बीच जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलो अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पसली के बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से छतरी है हमारे पास, क्वेश्चन है अथवा वाला, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ये यहाँ पर केंद्र होगा। देखो यहाँ से जो है इसमें 8 ताने हैं, 8 पसलियाँ हैं, तो कुछ इस तरीके से होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये 8 हो गई। तो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या दी गई है बेटा, वो कितनी दी गई है? वो हमें दी गई है 45। ठीक है, 45 जो है इसकी त्रिज्या दी गई है। देखो त्रिज्या, चूँकि यहाँ पर लिख लो दिया है, त्रिज्या जो आर दी गई है वो हमको दिया गया है 45। ठीक है, अच्छा थीटा पता करना है तो थीटा पता कर सकते हो। देखो पूरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 का बनेगा। और इसमें कितने ताने हैं? 8 ताने, तो 8 से भाग दे दोगे तो थीटा मिल जाएगा। यहाँ से हमारा जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा 45। ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ से हमें जो है एंगल भी मिल गया, 45 डिग्री एंगल मिल गया, 45 त्रिज्या हो गई। हमसे बोला गया 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल, मतलब इसका और इसका जो है पता करना है। सपोज करो इसका मुझे निकालना है इतना, तो 2 का, तो सबसे पहले हम 1 का निकाल लेंगे, फिर 2 से गुणा करके 2 का हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है निकालते हैं, ये वाला है, इसका निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ से हमें थीटा कितना है? 45 है बटा 360 गुणा पाई कितना है? 22/7, और आर जो त्रिज्या है वो हमको 45 दी गई है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? देखो 5 नेम 45, 5 7 35, 36 5 दूना 10 और 9 8 72, 9 8 72, और ये जो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2 2 एकम 2, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है। ऊपर हमारे पास 11 गुणा 45 गुणा 45 बटा 4 7 28, कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये हमारे पास आ गया इतना। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल, इतना आ गया। देखो एक ताने का इतना आया, एक ताने का इतना आया। हमसे बोला गया 2 तानों का, इसलिए 2 पसलियों का क्षेत्रफल बराबर, ये 1 का है तो 2 का निकालने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 गुणा 45 गुणा 45 बटा 4 गुणा 7, ये 2 दूना 4 कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप जो है इसको सोल्व कर दीजिएगा ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 795.54 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर होगा फाइनल। ठीक है, गुणा करके सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इसके अथवा वाला क्वेश्चन दोनों बिंदास क्वेश्चन है। बोला गया 5वां क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 47.1 सेंटीमीटर वर्ग है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? बहुत बढ़िया और बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्वेश्चन है। देखो शंकु का, पहले देखो यहाँ पर दिया है शंकु की त्रिज्या
शंकु की त्रिज्या, देखो शंकु की जो त्रिज्या हमको दी गई है वो हमको दी गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा और बोला गया है आगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ भी दिया गया है, शंकु का वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है यहाँ पर 47.1। चलो देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हमको निकालना है आयतन, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, देखो कैसे निकलेगा। पहले देखो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि आप देखेंगे अगर तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमको दिया गया है कितना 47.1। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल, कितना है यहाँ पर 47.1। देखो पाई की जगह पर आप 22/7 ले सकते हैं, आर जो त्रिज्या है वो हमको दी गई 3, एल हम यहाँ से पता कर सकते हैं और यहाँ पर कितना है 47.1। यहाँ आप ऐसा कीजिए 3 कम 3 दूनी 6, हाँ ये काट सकते हो कि नहीं, 3 कम 3 हो जाएगा 3 5 15, नहीं काट सकते हो क्या, काट सकते हो तो काट लो यार, 3 कम 3 और 1 4 3 5 15 16 17 3 7 21 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया है हमारे पास 22/7 गुणा एल, ठीक है, बराबर हमारा आया 15.7। अब एल का मान आप रख सकते हो, चूंकि आप जानते हो एल बराबर क्या होता है अंडर रूट में h² प्लस r², ठीक है। तो इसमें इसकी जगह पर आप रख सकते हो यहाँ पर 22/7 गुणा एल, एल की जगह पर आप लिख सकते हो h² प्लस r² बराबर 15.7, ठीक है। अब इधर अंडर रूट की है, इधर के अंडर रूट नहीं है, तो इधर आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो लिख दो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्क करने पर करो। देखो इधर भी वर्क करना है तो 22/7 है और क्या है अंडर रूट h² प्लस r² है, तो इधर भी जो है वर्क करना है और इधर जो है 15.7 है, इधर भी वर्क करना है। तो इसके स्क्वायर से ये तो रूट कट जाएगा, यहाँ पर जो है इसके स्क्वायर, इसके 22/7 के पर स्क्वायर लगे रहेगा, इसके बाद हमारा बचेगा h² प्लस r² और 15.7 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा जब आप इसमें देखिए हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, गुणा h², देखो h² हो जाएगा और यहाँ पर r², देखो r कितनी है बेटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15.7 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से जो है ना ये गुणा में तो इधर बट्टे में पहुंच जाएगा और उसके बाद आप सोल्व करेंगे तो h बराबर कुछ निकलेगा। यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो h बराबर निकल आएगा। अब h बराबर जब निकल आए तो आप शंकु का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या आपको पता है, आपको त्रिज्या भी पता है, आपको ऊंचाई भी पता चल जाएगी, तो आप 1/3 पाई r² h लगा करके सोल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, अभी मेरे पास कैलकुलेटर वगैरह इस टाइम नहीं है। तो आप अगर कमेंट करना तो इसी क्वेश्चन को जो है मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट के अंदर है पूरा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है किसके बराबर 2 कोसिक थीटा के बराबर। चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो है एक LHS को टेकिंग LHS मतलब इस साइड को लेकर के इसके बराबर आप कर सकते हैं। सिद्ध करने का मतलब इसको लेना है और इसके बराबर करना है, तो इसको ले लीजिए। टेकिंग द LHS साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लेंगे आप। तो देखो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इतना है। अब देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखो ये अंडर रूट जो है ना ये सबके ऊपर लगाओ, तो अलग अलग लगा लो। जैसे कि अंडर रूट जो है इसके ऊपर पहले अलग अलग लगा लो, सेक थीटा माइनस 1 और बटा ये अंडर रूट इसके ऊपर भी लगा लो अलग अलग, सेक थीटा प्लस 1। सेम इधर करो, अंडर रूट जो है इसके ऊपर पहले लगाओ सेक थीटा प्लस 1 और इसके ऊपर भी नीचे वाले क्योंकि इस पर भी है ना, तो देखो सेक थीटा माइनस 1। अब समझो बात को। अब क्या करना है, हमें ये लाना है ना, ये हमें लाना है। तो आप इसमें जो हर परिमेयकरण कर दो, क्या कर दो, हर परिमेयकरण कर दो इसका।
तो इसमें आप हर परमेकरण यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये देखिए सेक थीटा है माइनस 1 अपॉन ये अंडर रूट में कितना है हमारे पास सेक थीटा प्लस 1। इसका जो है परमेकरण करेंगे तो देखो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखो सेक थीटा है ना, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। हर परमेकरण करने पर जो है चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इतनी बात याद रखिएगा। नीचे का जो है हर परमेकरण कर रहा हूँ तो प्लस का है तो ये माइनस का आपको लिख लेना है और ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखना है, क्योंकि कट करके बाकी फिर से यही आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है, इसका भी जो है नीचे वाले का जो हर परमेकरण कर दो। इसका हर परमेकरण करो तो ऊपर जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे हमारे पास। देखो सेक थीटा माइनस का है तो प्लस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर परमेकरण में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब देखो गुणा कराएंगे इसकी इससे कराएंगे तो बिल्कुल एक जैसा है तो ये कट जाएगा और 2 बार है, इसको एक बार लिख लेंगे सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक थीटा माइनस 1 और नीचे देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंदर देखो अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो। देखो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर सेक थीटा तो सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी एक है तो एक का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बार है, इसको एक बार लिख लेना है आपको। देखो सेक थीटा प्लस 1, नीचे देखो अंडर रूट है तो अंडर रूट पहले लगा लो। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ए की जगह पर सेक थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखो नीचे एक जैसा है तो ऊपर जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर जब एक जैसा होता है तो उसे एक बार लिख लेते हैं। तो देखो इसको सोल्व करते जाओ, सेक थीटा माइनस 1 प्लस ये हमारा है देखो सेक थीटा प्लस 1 और नीचे देखो ये एक जैसा है तो इसको ऐसा ही रहने दो एज इट इज़। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। देखो नीचे देखो एक जैसा था, मैंने एक बार लिख लिया, ऊपर वाले जो है जोड़ दिए, ठीक है, और ये कट जाएगा हमारे पास। तो ऊपर देखो सेक थीटा कितना हो गया 2 सेक थीटा। नीचे देखो हमारा अंडर रूट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आप जो है इसको क्या कर सकते हो, अब सोल्व करो आगे। चलिए आगे मैं यहीं पर बता देता हूँ इसको। देखो क्या करना है अब, चलिए यहीं पर जो है मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। देखो 2 है, 2 लिखे रहने दो, और सेक थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये हमारे पास क्या है, देखो टेन थीटा, देखो स्क्वायर से रूट करके केवल टेन थीटा बचा है, टेन थीटा। अब देखो 2 के ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा तो 2 आएगा, नीचे हमारा कोस थीटा और बटे में टेन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो देखो हमारे पास ऊपर बचा 2, नीचे बचा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमें ये लाना था ना, अब देखो ये आ गया है, ठीक है। देखो इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 2 है तो 2 रहेगा, और देखो 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसिक, 1 अपॉन साइन थीटा को होता है कोसिक COSEC कोसिक थीटा। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। समझे बात को, नहीं समझे, 2 था 2 लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कोसिक थीटा होता है, बस हो गया। इस तरीके से जो है हमने इस सेट के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को बताया है, और जो क्वेश्चन हटा दिए गए थे उन्हें नहीं बताया है। देखो 2022 का सेट 6 BA जो है पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको बता दिया है, इसका पूरा सोल्यूशन बताया और समझाया भी है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 2022 का जो सेट 7 RE है इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट सेट है 2022 का, ठीक है, और यही आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है। वीडियो आपको कंटिन्यूज कब मिलेंगी, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे। तो आपको चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है पूरा जो है इतनी देर तक बोलने में, तो जो है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। पार्ट 1 इसका आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव करेंगे, पार्ट 2 में 20 से उत्तरी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।